हेलो व्यूवर्स। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप सब लोग फेमिलियर हो। आजकल हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वो डिजीज़ एक दीमक की तरह जो है वो घुस चुकी है। हर एक की ज़ुबान पे आज एक ही डिजीज़ का नाम है, जो है आपके सामने कोरोना वायरस। कोरोना वायरस नाम सुन के ही काफ़ी लोगों को जो है आज डर लगने लगता है। मतलब उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर ये बीमारी किसी को लग जाए तो उसे लास्ट में उसकी जो है वो डेथ ही होनी है और कुछ भी नहीं। जबकि ऐसे ये जो मिथ्स हैं, ये जो कहानियां हैं मनगढ़ंत लोगों की, ये जो र्यूमर्स हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बीमारी में। आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। किस तरह से इससे बचा जा सके, हम किस तरह से इस बीमारी की चपेट में आते हैं, इस पूरे टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरी जो है ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप आगे जाके किसी और को अगर आप बताना चाहें कोरोना वायरस के बारे में, तो आप उसे पूरी नॉलेज जो है वो नहीं दे पाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं मेरी, वो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो शुरू करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस ने आज हमारे पूरे ग्लोब को जकड़ के रखा हुआ है। आज हमारा पूरा ग्लोब जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कोई कंट्री बची हुई है जो कोरोना वायरस की चपेट में ना हो। ओके, तो इसी को देख के हम देखते हैं कि हमारा आज का मीटर क्या कहता है। वर्ल्ड को लेके टॉप 3 कंट्रीज जो आज अफेक्टेड हैं इससे, जो अमेरिका है, ब्राज़ील है और इंडिया है। सो इसमें मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 1,60,00,000 लोग आज तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 6.5 लाख लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। और ऐसा नहीं है, इसमें जो है अगर 1,60,00,000 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं तो उनमें से 1 करोड़ लोगों जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं, उनकी रिकवरी भी हुई है इसमें। ओके, तो करते हैं अमेरिका की बात, जो हमारी टॉप 1 कंट्री है, जो नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम कोरोना वायरस में। सो उसमें 44 लाख केसेस जो हैं वो आज हो चुके हैं, बट इसमें जो है वो 1.50 लाख जो है डेथ्स हो चुकी हैं और 21 लाख जो है वो रिकवरी भी हो चुकी है। ओके, नाउ अब हम ब्राज़ील की बात करते हैं, जो सेकंड टॉप कंट्री है इस वायरस में, जो इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। वो है उसमें जो पूरे जो केसेस हैं वो है 24 लाख्स। ओके, 24 लाख्स केसेस हैं इसमें। नाउ 86,000 जो है इसमें डेथ्स हो चुकी हैं और 16 लाख जो हैं वो रिकवर हुए हैं। अब हम बात करते हैं अपनी कंट्री की, दैट इज द इंडिया। इंडिया में अगर हम देखें तो आज 15 लाख केसेस ग्राफ ने टच कर लिया है इस फिगर को। नाउ जिसमें से हमारे पास 32,000 जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं और 9.25 लाख जो हैं वो अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा था कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस फिगर को देख के आपने काफ़ी कुछ जान लिया होगा कि किस तरह से हम इस वायरस से लड़ रहे हैं, किस तरह से रिकवरीज जो हैं वो हो रही हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट में, आपको इस टॉपिक के आगे जाने से पहले कम से कम आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली अ वायरस इज, कि वायरस एक्चुअल सेंस में वायरस है क्या। ओके, सो अ वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism। मैं आपको बताऊं कि ये कि माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है जो रेप्लिकेट करता है, जो अपनी कॉपीज बनाता है ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग सेल, ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल्स के अंदर ही ये अपनी कॉपीज को बनाता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को।
So virus can infect all type of life forms, from animals, plants to microorganisms. ये हर एक लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लिविंग सेल्स में ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जिसमें हम इंक्लूडिंग बैक्टीरियाज को भी देख सकते हैं. ओके, सो वायरस स्प्रेड इन मेनी वेज. वायरसेस जितने भी हैं ना, वो उनका अपना अपना तरीका है स्प्रेड होने का. सो वायरसेस आर ऑफन ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाय इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द प्लांट सेल. आप प्लांट्स पे देखिए, एक प्लांट से अगर एक इंसेक्ट्स वहां से उसका सैप लेगा, ठीक है, अपनी नरिशमेंट लेगा, वही इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगा तो वो वायरस को ट्रांसमिट कर देगा दूसरे प्लांट्स के ऊपर. ओके, उसी तरह से एंड वायरस इन एनिमल्स कैन बी कैरिड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. अब वायरस जो है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स से भी वन पर्सन टू अनदर, एनिमल्स में भी हम अगर देखें तो इस तरह से ट्रांसमिशन होती है उनकी फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, ओके, थ्रू ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स. सो इन्फ्लुएंजा वायरस आर स्प्रेड बाय कॉफिंग एंड स्नीजिंग. जैसे हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो वो भी किससे स्प्रेड होता है? कॉफिंग से और स्नीजिंग से स्प्रेड होता है ये वायरस. नाउ अब हम देखेंगे कि कोरोना वायरस और कोविड-19 में क्या डिफरेंस है. आप हमेशा ये टीवी पे न्यूज़ सुनते रहते हो कि कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19. तो ये एक कंफ्यूजन है काफ़ी लोगों के लिए कि क्या कोरोना वायरस और कोविड-19 दोनों एक ही चीज़ें हैं. तो आज मैं आपको इसका एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे. अब पहले हम कोरोना वायरस को देखते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉमन वायरस दैट कॉजेज एन इन्फेक्शन इन योर नोज. ये एक कॉमन वायरस है, ये एक कॉमन वायरस है और काज करता है एक इन्फेक्शन को आपके नोज में, ओके, साइनसिस में और अपर थ्रोट में. सो मोस्ट कोरोना वायरसेस आर डेंजरस. मोस्ट कोरोना वायरसेस आर नॉट डेंजरस. बहुत सारे जो कोरोना वायरसेस हैं वो डेंजरस नहीं है. इन अर्ली 2020, after the December 2019 outbreak in China, the World Health Organization identified SARS-CoV-2 as a new type of coronavirus. The outbreak quickly spread around the world. जैसा कि हमने बात की, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये इस वायरस का जो आउटब्रेक है वो चाइना से हुआ. ये एक कॉम्बिनेशन है एनिमल वायरस का और ह्यूमन वायरस का. दोनों ने मिलकर एक वायरस बनाया और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया SARS-CoV-2 और इसको नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस. इसको नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस. नोवल कोरोना वायरस का मतलब है कि नया कोरोना वायरस, एक नई जो है वो स्पीशीज वायरस की सामने आई, जिसको हमने नोवल कोरोना वायरस नाम दिया. और आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरे ग्लोब को इसने जकड़ लिया. नाउ अब बात करते हैं कोविड-19. सो कोविड-19 इज अ डिजीज काज्ड बाय द SARS-CoV-2 दैट कैन ट्रिगर व्हाट डॉक्टर्स कॉल अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. कोविड-19 से हमारा जो तात्पर्य है वो क्या है? कोविड-19 एक डिजीज है जो SARS-CoV-2 से होती है, दैट इज द कोरोना वायरस से जो डिजीज काज होती है उसका नाम कोविड-19 दिया गया है, ओके, और जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. इट कैन अफेक्ट योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, साइनसिस, नोज एंड थ्रोट. ये आपके इन पार्ट्स में जो है इन्फेक्शन को क्रिएट करती है. SARS मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ओके, सो अब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे. ये स्ट्रक्चर आपने बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा. ये स्ट्रक्चर जो है वो है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर आपको ये स्पाइक्स नजर आ रही होंगी रेड कलर की. ये एक्चुअल में ये कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, ये किसी भी वायरस के ऊपर ये जो स्पाइक्स रहती हैं ये उसका प्रोटीन शीट रहती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ओके. और इन्हीं के अंदर जो है वो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से ही वो दूसरे जो है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर जब अपने इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच करके दूसरे की बॉडी में इंटर हो जाते हैं, ओके. नाउ ये जो स्पाइक्स हैं, इन स्पाइक्स के ये जो कोरोना वायरस है इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो है RNA. आपको पता होना चाहिए कि इसका न्यूक्लिक मटेरियल जो है वो RNA है, और जो ह्यूमन बींग्स के अंदर
जो हमारा जो सेल्स के अंदर न्यूक्लिक जो मटेरियल है वो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द आरएनए एंड डीएनए। अब मैं आपको इसकी एक बताऊंगा स्टोरी कि क्या होता है, ये वायरस अफेक्ट कैसे करता है। पहले तो हमारी बॉडी इस वायरस को अपने अंदर आने से रोकती है। ओनली इस वायरस को नहीं, काफी वायरस को, जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर, जो फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आना चाहते हैं, हमारी बॉडी उनको अपने डिफेंस मैकेनिज्म से, अपने जो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, ये काफी हद तक उसे पहले रोकती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो है फॉरेन एजेंट ना एंटर हो जाए। जब वो ये करने में फेल हो जाती है, तब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। नाउ कोरोना वायरस, हाउ कोरोना वायरस अटैक ऑन ह्यूमन लंग्स। अब यहां पर ये देखना है कि कोरोना वायरस ह्यूमन लंग्स को किस तरह से अटैक करता है, ह्यूमन लंग्स को किस तरह से अटैक करता है कोरोना वायरस। तो ये आप एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको लंग्स नजर आएंगे, ओके, एक आपको विंड पाइप नजर आएगी, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, इसमें आपको एक पाइप नजर आ रही है जिसको हम विंड पाइप या ट्रैकिया भी कहते हैं, या हमारे जो है वो आपको लंग्स नजर आ रहे हैं दो पिंक कलर के, और इनमें आप छोटी छोटी जो हैं वो ब्रांचेस भी देख रहे हैं जिनको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। तो होता क्या है, हमारे माउथ से या नेजल कैविटी से जब ये वायरस बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जब ये नेजल कैविटी में इंटर होता है, तो ये विंड पाइप या ट्रैकिया से होते हुए ये सीधे हमारे लंग्स की तरफ अप्रोच करता है। ये हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स की तरफ अप्रोच करता है। बट वहां पर हमारे जो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप के साथ एक हमारी फूड पाइप भी रहती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये जो विंड पाइप के साथ ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब इंटर करता है, तो हमारी विंड पाइप में एक लाइनिंग रहती है जिसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग रहती है, उनके ऊपर सीलियाज होते हैं। ओके, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट जब एंट्री करता है तो वो जो सीलियाज हैं वो उनको वहां से वाइप कर देते हैं। ये आप एक पिक्चर देखिए, इसमें आपको नजर आएंगे सीलियाज, ये जो झाड़ू की तरह निकले हुए ना, ये जो झाड़ू की तरह निकले हुए हैं, इनको हम सीलियाज कहते हैं। जब भी कोई वायरस इनके ऊपर आके अटैक करता है तो ये हमारी जो लाइनिंग है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग क्या करती है, ये झाड़ू चलना शुरू करती, ये मूवमेंट में रहते हैं हमेशा, ये इस तरह से मूवमेंट में रहते हैं, और इनके ऊपर कोई भी पार्टिकल्स अगर आके पड़ेगा, कोई भी पार्टिकल, ये उसको आगे धकेलेंगे, एक से दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में। धकेलने के बाद क्या करेंगे, ये आगे जाके इनको फेंक देंगे दूर जाके, और हमारे गले में जब ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे से फेंकते हैं तो हमें एक खरखराहट सी होती है गले में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ था जो अब हमारे गले में आ चुका है, और फिर हमें उसे स्पिट करके बाहर करना पड़ता है, जो एक म्यूकस रहता है। वो असल में वो म्यूकस क्या है, वो आपकी बॉडी का कोई फॉरेन एजेंट था जो आपकी बॉडी में चला गया था, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, और वो जो स्पाइक्स थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, सीलियस के बारे में, उन्होंने क्या कर दिया, उसको बॉडी से बाहर कर दिया। ओके, सो वो बाहर तो चला गया। अब क्या हुआ, वो हमारे जो बॉडी के सेल्स थे, हमारा जो मैकेनिज्म था, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था, उन्होंने उस वायरस को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने दिया। बट अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो, अगर हमारी बॉडी पूरी तरह से काम ना करे, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम वीक रहे उसका, तो ये वायरस क्या करता है, ये अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल को हमारे लिविंग सेल्स, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल्स हैं, उनके प्रोटीन मॉलिक्यूल से ये अटैच कर लेता है, जिस तरह से इस डायग्राम में बताया गया है। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर लेता है, और अपने जो वायरस है वो दूसरे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू इंटर हो जाता है। जैसे ही वो दूसरे सेल्स में इंटर होता है, वो अपने जैसे जैसे हमारा डीएनए जो है, न्यूक्लिक जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपना आरएनए उस डीएनए से कन्वर्ट कर देता है, और अपने जैसी कॉपीज को करना शुरू कर देता है हमारे लंग्स में, हमारे सेल्स में रेप्लिकेशन शुरू कर देता है, और अपनी जैसी कॉपीज को बनाना शुरू कर देता है।
कॉपीज का कहने का मतलब है, रेप्लिकेशन का कहने का मतलब है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसी तरह से करते करते ये अपनी कॉपीज को बनाना शुरू कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो ये पूरी तरह से हमारी बॉडी को जकड़ लेता है, हमारे लंग्स को जकड़ लेता है, और थोड़े ही समय में हमारे लंग्स जो हैं इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और होता क्या है, जब ये हमारी बॉडी को जकड़ता है, जब ये हमारी बॉडी में इतनी मतलब फोर्स लगा के एंट्री करता है और अपनी जैसी कॉपीज को बनाना शुरू कर देता है, तब हमारी बॉडी का जो डिफेंस सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, ओके, वो क्या करते हैं, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के, जिसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ओके, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, वगैरह वगैरह, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। किनके ऊपर? उस वायरस के ऊपर जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। बट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किनको मारें और किनको छोड़ें, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। उन्होंने हमारी बॉडी में एंट्री करके हमारे ही बॉडी के सेल्स को कैप्चर कर लिया है, ओके, और हमारी बॉडी को अब वो सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में इंटर हुए थे, जिन्होंने अपनी रेप्लिकेशन की थी। और हमारे ये जो फोर्स है, हमारी ये जो फोर्स, हम फोर्स कह सकते हैं इनको, जो हमारी बॉडी में हमारी रक्षा कर रही है, हमारी डिफेंस कर रही है, ये हमारी जो फोर्स है ये उन सेल्स के साथ लड़ती है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स कौन से हैं, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया होता है और ये अपने ही बॉडी के सेल्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। ये अपने बॉडी को सेल्स को मार के उनको तबाह कर देते हैं और हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती, और इसीलिए हमारे लंग्स जो हैं वो पूरे के पूरे जो है वो जकड़े जाते हैं, ठीक है, और वायरस इन्वेड कर जाता है पूरे लंग्स में, और लंग्स में वायरस की इन्वेजन जो है वो हमारे लंग्स को कुछ इस तरह से बना देती है कि जिसको देख के भी इंसान डर जाता है, ओके, और फिर लास्ट में जो है इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, ओके। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, इस चीज़ से आपको डरना नहीं है। जब वायरस हमारी बॉडी में इन्वेड कर जाता है तो हमें कुछ सिम्टम्स जो है वो सामने आते हैं, जिन सिम्टम्स में हमें फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और कफ है। ये सिम्टम्स जब हमारी बॉडी में आते हैं तो हर कोई यही समझता है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गया है, उसे वो जो डिजीज़ है कोविड-19 उसने पकड़ लिया है, और अब उसका जो है वो बचना मुश्किल है। समटाइम्स यहाँ पर एक्स एंड पेन्स भी शुरू हो जाते हैं बॉडी में, रनिंग नोज होता है, सोर थ्रोट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और डायरिया भी बॉडी में हमें जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको, जो अभी आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। अब देखिए कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है, कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो स्प्रेड होने में मैं आपको बताऊं, जब हम कॉफ करते हैं, मतलब जब हम खांसी करते हैं, या जब हम स्नीजिंग करते हैं, ओके, छींक लगाते हैं, तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, अब देखिए किस तरह से ड्रॉपलेट्स हमारे जो हैं मूवमेंट कर रहे हैं, और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ये ड्रॉपलेट्स जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं या थोड़ी देर के लिए हवा में रहते हैं। जो भी इनके कांटेक्ट में आता है ये ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी में इंटर होने से क्या होता है, वो भी उसी बीमारी से जकड़े जाते हैं जिनसे एक पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ओके। अब क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि इतना क्राउड है, इस क्राउड में अगर ऐसा रहेगा, अगर एक भी इंसान जो है वहाँ पर इन्फेक्टेड होगा तो पता नहीं कितने लोगों को वो इन्फेक्शन कर देगा, ओके। हैंड शेकिंग, जब हम एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्थी पर्सन से अपना हैंड शेक करेगा तब भी ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड होती है, ओके। हग करने से, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन एक हेल्थी पर्सन को हग करेगा तब भी ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो फैलेगी, वहाँ से शिफ्ट होगी। तो इस बीमारी को रोकने के लिए, इस बीमारी को
मतलब देखने के लिए कि किस में ये वायरस है या नहीं है, उसके लिए ये हमारी एक किट है जिससे हम कोरोना वायरस का जो है वो टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इंसान कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो टेस्टिंग कैसे करते हैं, पहले बॉडी का टेम्परेचर को चेक करते हैं। ओके, टेम्परेचर को चेक करते हैं, देखते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं। उसके बाद उसका जो म्यूकस लिया जाता है नेजल कैविटी से या मौथ से, तो फिर उसको भी टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस के लिए कि उसमें ये बीमारी है या नहीं है। नाउ यहाँ पर अब देखना ये है कि कौन से लोगों को हॉस्पिटलाइज होना है और कौन से लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होना है। ओके, तो इसमें ऐसा है कि जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं, किस तरह से कौन सा पर्सन जो है उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है और किसको कितनी देर तक रखा जाता है, किसको आइसोलेशन में रखा जाता है, किसको क्वारंटीन में रखा जाता है। ओके, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जब डे 1 की बात करते हैं, जब पर्सन इन्फेक्शन को रिसीव करता है, डे 1 जब एक पर्सन इन्फेक्शन को रिसीव करता है, अब डे 3 to 5 जब इन्फेक्शन डे 1 में आ चुकी है, तो डे 3 to 5 में क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। डे 3 to 5 में सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। देन डे 7 तक क्या होता है, उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, उनको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग जिनमें बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या घर पे ही इसका इलाज हो सकता है। तो इसी तरह करते करते डे 14 तक वो जो सिम्टम्स हैं वो कुछ में हावी हो जाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक रहता है, जिनकी बॉडी इस वायरस से लड़ नहीं पाती, तो उसमें जो है टोटल 100% हम लेते हैं, 100% में से कुल 5% लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है। सो इस इन्फेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये पाई चार्ट देखिए, इसमें हमने 100% जो है वो लिया है। 100% में हमने 80% जो है वो माइल्ड या मॉडरेट लोग हैं, जिनको बहुत कम सिम्टम्स हैं। माइल्ड और मॉडरेट में 80% आ रहे हैं, जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सिम्टम्स आते हैं क्वारंटीन में रहने से या थोड़ी देर आइसोलेशन में रहने से, 4 5 6 दिन में उनके ये जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी ही ठीक होकर अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 15% लोगों की हम अगर बात करें, 80% आ गए माइल्ड एंड मॉडरेट। अगर हम 15% लोगों की बात करें तो वो क्रिटिकल स्टेज में आते हैं, और क्रिटिकल में 15% ये जो लोग हैं इनको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत पड़ती है, और इन लोगों को जो है वो वहाँ पर अपने आइसोलेशन में भी रखा जाता है। आइसोलेशन में रख के इनकी पूरी देख रेख की जाती है, केयर किया जाता है। आज लोग आइसोलेशन के नाम से डरते हैं। आज लोगों को ये कंसेप्ट है कि आइसोलेशन में पता नहीं हमारी कोई देखभाल नहीं करता, हमें एक जेल में डाल दिया जाता है या हमें किसी जंगल में एक अलग छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो लोगों को ये गलत कंसेप्ट है। और कुछ तो ऐसा भी सुनने में आया कि आइसोलेशन का नाम सुनते ही कुछ पॉजिटिव लोग जो थे वो हॉस्पिटल से ही जो है वो छोड़ के चले गए, वहाँ से भाग गए। जबकि ये जो प्रैक्टिस है ये गलत है। इस प्रैक्टिस से वो लोग जानते नहीं हैं कि वो बाहर जाके कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे 15%। और ये 15% जो क्रिटिकल है, इनको आइसोलेशन में रख के इनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से उनके साथ लड़ता है, और ये भी अच्छी तरह से स्वस्थ होके घरों को पहुंच जाते हैं, क्रिटिकल स्टेज वाले। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं सीवियर या सीरियस केसेस। ये वो केसेस हैं, इसमें आते हैं 5% केसेस। ये 5% केसेस वो हैं जिनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम इन फॉरेन एजेंट्स को रोक नहीं पाता, जिसमें ये पूरी तरह से वायरस हमारे लंग्स में इन्वेड कर जाता है और पूरे लंग्स को तबाह कर देता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इससे इंसान की जो है वो डेथ हो जाती है। तो आप देखिए 100 में से
5% लोगों की जो है डेथ हो रही है, 100 में से 5, ठीक है। और हो सकता है इन 5 में से भी कोई एक केस जो है वो बच जाए। तो कहने का भाव ये है कि 4%, अगर हम 4% लेके चलें कि 100 में 4 डेथ्स जो हैं वो कोरोना वायरस से हो रही हैं। सो इसलिए मैं पहले भी आपको कह रहा था कि इसमें जो है कोई डरने की बात नहीं है। सो ये एक आइसोलेशन वार्ड, आप देखिए इस आइसोलेशन वार्ड, ये मैं इसी की बात कर रहा था कि इसमें आइसोलेशन वार्ड में लोग जाने से डरते हैं, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में एक पर्सन को जो है वो अलग रख दिया जाता है, उसे एक रूम में अलग रख दिया जाता है और उसकी वहाँ पर ही देखभाल की जाती है जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, जब तक उसके बॉडी में से ये वायरस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, और फिर उसे उसके घर में पहुँचा दिया जाता है। और जो लोग आइसोलेशन वार्ड में ठीक नहीं हो पाते, उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगती है, जो कि वो जो सीवियर केसेस में जाने लगते हैं 5% वाले, तो उनके लिए जो है वो आइसोलेशन वार्ड से निकाल के उन्हें सीधा आईसीयू में एडमिट करवा दिया जाता है, जहां पर जो है वेंटिलेटर में उन्हें रख दिया जाता है और वहां पर उनका इलाज चलता है 5% लोगों का। और यहाँ से भी कुल 1% लोग जो है यहाँ से भी बच के बाहर निकल आते हैं, थैंक्स टू आवर डॉक्टर्स। हमें अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने जो हमारे लिए एक भगवान का रूप हैं। अगर डॉक्टर्स ना होते तो शायद इस कोरोना वायरस पे ये जो 5% हैं, इसकी जगह पे 80% भी होना मुमकिन था। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। अगर ये वायरस हमें जकड़ ले, अगर ये वायरस हम पे हावी हो जाए, तो इससे बचा कैसे जाए। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या क्या जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है, ताकि ये वायरस हम लोगों पे अटैक ना कर पाए, हम लोगों से ये वायरस दूर रहे। तो उसके लिए पहली जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ की, कि हमें मास्क अप्लाई करना है। मास्क मतलब ये नहीं कि आप सोते जागते उठते खाते पीते बैठे आप मास्क का यूज़ करें, नहीं। आपने मास्क का यूज़ तब करना है जब आप किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, किसी गैदरिंग में हैं, मार्केट में हैं, या किसी ऑफिस में हैं, या ऐसी जगह पे हैं जहां आपको लग रहा है कि वहां पर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है, तो वहां पर आपने मास्क का यूज़ करना है। ओके, तो इस मास्क का यूज़ आपने तब भी करना है जब आपको अगर कोई खुद प्रॉब्लम है, कोई कॉमन फ्लू है आपको, ठीक है, कोई कॉमन फ्लू है, आपको जुकाम है, खांसी है, ठीक है ना, तब भी आप ये मास्क लगा के रखें, ताकि आपके घर में या बाहर किसी को भी आपसे कोई इन्फेक्शन ना आए। तो ये पहला हमारा जो पॉइंट था, मास्क, इसको यूज़ करना है। इसमें आप देखिए कि कितने % चांसेस हैं हमारे इसमें मास्क लगाने के और मास्क ना लगाने के। देखिए एक केस में मास्क नहीं लगा हुआ है, फर्स्ट केस में, और दूसरे में मास्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर 70% इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसी तरह से दूसरे में जो है फर्स्ट पर्सन ने मास्क लगाया और सेकंड ने नहीं लगाया, मतलब इसमें कितने % चांसेस हमारे जो हैं वो इसके बढ़ जाते हैं। वो मैं आपको बताऊं कि एक कोविड-19 कैरियर और एक हेल्थी कंटैक्ट जो है उसमें 5% ट्रांसमिशंस की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर कोविड-19 और हेल्थी ने जो है वो दोनों ने अगर मास्क को पहना हुआ है तो 1.5% जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है किसकी, इन्फेक्शन की। तो आप खुद सोचिए कि आपने इन तीनों में से कौन सा प्रोसीजर जो है वो अपनाना है, आपने किस पोजीशन में रहना है। ओके, तो ये आपके हाथ में है, आपका बचाव आप ही के हाथ में है। तो ये एक और पॉइंट है हमारे पास कि जब भी आप स्नीज करें या कफ करें तो अपनी बाजू में करें, ना कि बाहर करें। जब जैसे आप बाहर करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके हैं वो किसी दूसरे पर जाके पड़ सकते हैं, या वो वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी देर रह सकते हैं वहाँ हवा में या नीचे फ्लोर पे। तो जब कोई भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो वायरस जो है उसको जकड़ सकता है। ओके, सो हैंड वॉश, हैंड को वॉश करते रहना हर 2-3 घंटे के बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरस हमारे हाथों में, जो किसी भी तरह की इन्फेक्शन जो हमारे हाथों में लग जाती है, हम कहीं बाहर जाते हैं या घर में वापस आते हैं, ठीक है ना, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से सोप से या
सैनिटाइजर्स का यूज़ करके इसको बिल्कुल क्लीन करना है, तभी जाके हम जो है इस वायरस से बच सकते हैं। तो शेक हैंड को बाय बाय कीजिए, लोगों को अगर हाय हेलो दूर से ही कीजिए, उन्हें नमस्ते कीजिए, उन्हें सत श्री अकाल कीजिए, उन्हें आदाब कीजिए। ओके, तो शेक हैंड करेंगे तो जितना आप किसी दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपके लिए इन्फेक्शन ही लाएगा। नाउ अब ये देखिए, आप यहाँ पर स्नीज करते समय अपने हैंकी का यूज़ कीजिए। हैंकी का भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत हद तक हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग, जहाँ पर भी आप बैठे हैं तो आप में 6 फीट का जो है वो फासला होना चाहिए। बिल्कुल भी एक दूसरे के पास नहीं बैठना है, दूर दूर बैठना है, तभी आप इस वायरस को मात दे पाओगे। क्योंकि ये वायरस जो है 6 फीट तक जो है वो असर नहीं करता, क्योंकि ये हवा में ज़्यादा देर तक नहीं रहता और ज़्यादा ये फ्लोर पे ही रहता है। ओके, तो फ्लोर पे भी अगर रहे तो मैं आपको एक जो है सुजेशन दूंगा कि घर में जो है वो, हमारे घर में जो माँ बहनें हैं वो क्या करती हैं, माएँ हैं बहनें हैं, वो झाड़ू का यूज़ करती हैं, उसके बाद पोछे का यूज़ करती हैं। तो मैं उन्हें ये सुजेस्ट करूँगा कि वो घर में झाड़ू ना लगा के ओनली पोछा ही लगाएं, क्योंकि जब वो पोछा लगाएंगे तो वो वायरस सीधा पोछे के साथ ही जो है वो निकल जाएगा, जबकि वो झाड़ू लगाएंगे तो ये दोबारा से हवा में स्प्रेड होगा और दूसरे को बीमार कर सकता है, दूसरे को इन्फेक्शन कर सकता है। सो अगर आप 1.5 मीटर की दूरी बना के रखेंगे और मास्क को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, तो ये वायरस जो है आपसे काफ़ी हद तक दूर रहेगा। और ये जो हमने एक 100% एक पाई चार्ट बनाया था, अब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी कि माइल्ड और मॉडरेट केसेस कौन से हैं, क्रिटिकल केसेस कौन से हैं, और सीवियर केसेस जिन्हें हम सीरियस केसेस कहते हैं, जिन्हें वेंटिलेटर पर या आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, सो इसीलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वायरस उतना भी खतरनाक नहीं है जितना हम लोगों ने इसे बनाया हुआ है। हमें इससे लड़ना है, बाकी के लोगों को इस वायरस को लेके अवेयर करना है, ताकि वो आगे लोगों को अवेयर करें कि किसी को माइनर इन्फेक्शंस भी हों, किसी को ओनली खांसी जुकाम बुखार भी हो, तो वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 5-7 दिन में कॉमन वायरस जो है, कॉमन फ्लू जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, उससे इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो आज पूरी दुनिया में इस वायरस से लड़ रही हैं, इस वायरस के ऊपर वैक्सीन जो है उसकी प्रिपरेशन कर रही हैं। आप देखिए जगह जगह पे आप न्यूज़ भी देखते हैं, आप न्यूज़ भी सुनते हैं कि इस वायरस में आज रशिया ने, आज चाइना ने, आज इंडिया ने, आज आयुर्वेदा ने, ठीक है ना, ये क्लेम किया है कि हमने दवाई बना ली है, या हम इसका ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, या एनिमल ट्रायल, कोई भी किसी भी तरह का जो है वो चल रहा है। तो इस वायरस से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी घबराना, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इस वायरस से आपने बिल्कुल नहीं डरना है। आप घर जाके बैठ जाएं कि हमें कोई इन्फेक्शन हो गई है, हम बाहर जाके ऐसे घूमेंगे, ओके, तो वायरस इन्फेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि 5% केसेस हमारे हैं जिनकी डेथ्स हो रही है, 100 में से 5 लोग मर रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो 5 लोग कौन मरेंगे, उन 5 लोगों पे किसका नाम है। सो इसलिए आप इस बात से जो है वो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने आप को तैयार कर लें कि आपने किस तरह से इस वायरस से लड़ना है, ये जंग आपने किस तरह से लड़नी है और किस तरह से जीतनी है। हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर, और बाकी किसी कंट्री में मैंने ऐसा जो है वो नहीं देखा जितना काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जितने प्रिकॉशंस हमारी गवर्नमेंट ले रही है, उतनी आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं ली है इस वायरस के ऊपर। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए इस वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए। सो वैक्सीन जो है वो इसकी बहुत ही जल्द जो है वो मार्केट में आने वाली है। तो तब तक अपने आप को बचाए रखें, अपनी फैमिली को बचाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचे
और लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि उन्हें इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में पता चले कि किस तरह से ये वायरस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है और किस तरह से एक इंसान की डेथ हो जाती है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन।